गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है ये 21 है। और प्यारे बच्चों इससे पहले न्यूमेरिकल है जो आप पे निकलते हो उसे कर लेना, ठीक है। और जो मैं करा रहा हूँ ये तो आपको करना ही है। तो सबसे पहले देखो जो न्यूमेरिकल है हमारा ये है कि एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वर्त्य पथ में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड लगता है। यानी इसने कहा कि कोई हीलियम नाभिक है हमारे पास, ठीक है। और क्या है, हीलियम नाभिक हो गया हमारे पास। और जो हीलियम नाभिक है इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, यानी मतलब जो हीलियम नाभिक है ये 0.8 त्रिज्या के वर्त्य पथ में, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, टी बराबर 2 सेकंड लेता है। और इसकी जो हमें रेडियस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.8 मीटर। तो इसने कहा कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अभी बताओ सबसे पहले जो हीलियम नाभिक होता है, ठीक है, सबसे पहले बताओ कि जो हीलियम नाभिक होता है हमें तो वृत्त के केंद्र पर ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये छोड़ो तुम, सबसे पहले ये बताओ कि जो धारा लूप है, सिंपल सी बात है, जब हीलियम नाभिक होगा तो हीलियम नाभिक पर आवेश भी होगा। सभी को पता है कि जो हीलियम नाभिक होता है उस पर कितना आवेश होता है, प्लस के 2e, क्योंकि हीलियम नाभिक पर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो क्या होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि जो न्यूट्रॉन होता है हमारा ये क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जबकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, पर इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो क्या है हीलियम नाभिक है उस पर प्लस 2e इलेक्ट्रॉन 2e आवेश होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। और जब इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की बात होगी तो सिंपल सी बात है इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, धारा प्रवाहित होगी। अब ये बताओ जब इसमें धारा प्रवाहित होगी और हमारा एक क्या बनेगा, एक धारा लूप बनेगा। तो धारा लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, सभी को पता है कि हम जानते हैं कि ऐसे लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि क्या हो कि धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये बताओ धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, μ0/2 इंटू I/A ये होता है। हमने मान ली समीकरण 1, ठीक है। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ चूंकि I तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है ये I/R कर लो, क्योंकि डेरिवेशन में मैंने शायद A ही लिखवा रखी है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे R आती है हमारी रेडियस। अब सभी को पता है कि चूंकि कि I बराबर क्या होती है, Q/T होता है। सभी को पता है कि जो विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो आवेश है कितना है, हमारे पास आवेश चूंकि कितना है आवेश, चूंकि हमें पता कि जो हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है उस पर कितना होता है, अभी बताया मैंने, प्लस 2e। तो हमारे पास क्या है, कुल आवेश भी मिल गया, क्योंकि हमारे पास धारा तो है नहीं। हमें पता है कि धारा बराबर क्या होता है, Q/T। तो Q की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2e। तो यहाँ से ये बताओ कि जो हमारे पास I की वैल्यू है, I की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2e/T। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम क्या रख देते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो μ0/2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2e अपॉन कितना आएगा, R/T। अब हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब म्यू की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के साथ होती है। अब तो क्या है इसमें वैल्यू ही रखनी है सिर्फ, ठीक है। और इनटू में कितना आएगा हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और अपॉन में जो हमारी R की वैल्यू है, सभी को पता है कि जो R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.8 यानी 0.8 है। और जो हमारी क्या है T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो हमने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ से 8 दूनी कितना होगा हमारा 16, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो B बराबर, अब हमने 4 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, क्योंकि हमें पता है कि बेस सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -26। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे बताओ जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक कितना होगा, 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। तो 12.56 गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा, -26 टेस्ला। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात बता दें, क्योंकि
इसमें सिर्फ मेन लॉजिक यही है, क्या है कि जब इसमें क्या है हीलियम नाभिक गति करेगा तो हीलियम नाभिक में क्या है कुछ प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका मतलब है जब वहाँ पे आवेश हो गए हमारे पास तो क्या है विद्युत धारा भी जरूर उपस्थित होगी, क्योंकि इसने कहा कि जो आवेश है एक साइकिल में इतना चक्कर लगाता है, और हमें पता है कि धारा लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये होता है, और आई बराबर क्या होता है Q/T, ठीक है। सभी की वैल्यू हमारे पास है, हमने सभी की वैल्यू इसमें रखी, और रखने के बाद क्या है जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला हमने वो रिजल्ट प्राप्त कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो जो इससे अगला न्यूमेरिकल है वो 22, उसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, देखो इसमें क्या लगाना है आपको, बल ज्ञात करना है, F बराबर QVB sin थीटा लगाना है सिर्फ आपको, ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। 23वां करके देख लेना, 23वें में भी सेम इसी प्रकार है, 24वां, 25वां, ठीक है। अब आते हैं 26वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है हमारा, आपको इसमें बताते हैं। चलो अब देखो जो 26 है इसमें क्या है आपको फॉर्मूला लगाना है, F बराबर μ0/4πI1I2/R, ठीक है, इनटू में L। आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे μ0/2π कर लेना, ये μ0/2π आया था, ठीक है, याद होगा सभी को। तो जो हमारा बल का फॉर्मूला था ये था, तो इसमें ये लगाना, और क्या है ये फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा, इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, तो पहले बच्चों 27 जो हमारा न्यूमेरिकल है क्या है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे समांतर तारों A तथा B में क्रमशः है, ठीक है, क्या है 10 एम्पियर, देखो मैंने नोट कर रखा है 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धारा बह रही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि 10 एम्पियर धारावाही, ठीक है, क्या है कि यदि 10 एम्पियर धारावाही 15 सेंटीमीटर लंबे एक तीसरे तार C को इनके बीच चित्रानुसार रख दिया जाए, यानी जो तीसरा तार है ये कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, तो हमें जो L दे रखी है, कितनी दे रखी है तार की लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कहीं में कन्वर्ट कर दो साथ के साथ ही मीटर में, तो मीटर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले बताओ हमें क्या पूछा है कि इनके बीच रख दिया जाए तो C पर कितना बल लगेगा। अब सिंपल सी बात है, एक तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण इस पर बल लगेगा, ठीक है, और इसके कारण इस पर बल लगेगा। अब हमें पता है कि दोनों में क्या है, इनमें तीनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और सभी को पता है कि जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो तारों के बीच जो लगने वाला बल है वो कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का, क्योंकि मैंने बताया था कि जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है थ्योरी का, तो बल कैसा होता है आकर्षण, और जब विपरीत दिशा में होती है तो बल कैसा होता है प्रतिकर्षण। तो सबसे पहले हम इस तार के कारण इस पर क्या ज्ञात करते हैं, बल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो धारावाही तार A के कारण, ठीक है, तार C पर, क्योंकि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित है, आकर्षण बल, तो हमने क्या मान लिया F1, ठीक है। तो F1 बराबर, अब यहाँ से जो F1 बराबर होगा, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था क्या होता है, μ0/2π I1I2L/R, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि μ0/2π की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बताओ हम यहाँ पे जब 4π × 10⁻⁷ रखते हैं तो पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 2 × 10⁻⁻ के कितना होगा 7, और मल्टीप्लाई में कितना है 10 × 20, क्योंकि ये बताओ I1 और I2 कितनी हमारे पास 10 × 10 20 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दूसरे 20 तो हमारी दूसरे तार में प्रवाहित है ना, तो कितनी होगी 10, और इसमें भी कितनी I2 की वैल्यू 10, क्योंकि हम दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, और मल्टीप्लाई जो हमारे पास लंबाई है इस तार की किस पे निकाले हम 0.15 पर, ठीक है, और अपोन में। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल तो हमारी कितनी बीच की दूरी है इनकी 20 सेंटीमीटर, और इसकी है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ जब ये 10 सेंटीमीटर है तो 20 में से 10 गई है कितनी बची,
बच गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर बच गई। अब सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा हमारा 0.10 मीटर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो F1 बराबर, इसको 15 दूनी कितना होगा हमारा 30। देखो इसको सोल्व करना, तुम सोल्व करने के बाद तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी 10⁻⁻5 न्यूटन मिलेगी। ठीक है। और जो हमारा ये बल है, इस बल की दिशा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो फ्लेमिंग के क्या है, बाएं हाथ के नियम के अनुसार या दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम क्या है इसके द्वारा इस पर बल ज्ञात करते हैं, तो जो इस बल की दिशा होगी वो क्या होगी हमारे बाईं ओर होगी। ठीक है। तो क्या है इस बल की दिशा, बाईं ओर होगी। सिंपल सी बात है। यानी बाईं ओर हमारा किस साइड में बैठता है, इस साइड में। अब ये देखो हमने इसके कारण इस पर तो बल निकाल दिया। अब हम क्या है कि जो हमारा धारावाही चालक तार बी है, इस बी के कारण अब किस पे निकालते हैं, सी पर निकालते हैं। तो निकाल दो। ठीक है। तो धारावाही, क्योंकि ये भी तो उस पर क्या है बल लगाएगा, तो धारावाही तार बी के कारण धारावाही तार सी पर लगने वाला बल, जब हम बल निकालते हैं सेम बिल्कुल यही F2 बराबर, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं इसकी। ठीक है। अब हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमने μ0/2π की वैल्यू भी डायरेक्ट रख दी। यहाँ से कितना आएगा 10 × 20 गुणा, अब यहाँ पे कितनी है, क्योंकि इसके कारण इस पे निकाल रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है 0.15, लंबाई हम वही लेते हैं जिस पर हम निकालते हैं। ठीक है। और कितनी दूरी है 0. यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है। तो जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपको लगभग इतना ही मिलेगा 10⁻⁻5 न्यूटन। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी यदि मैं कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है सभी पर आती है। अब ये बताओ F2 बराबर, ठीक है। अब पहले मैं इसकी आपको दिशा लिख देता हूँ, F2 यहाँ से छोड़ो तुम। ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग के जो मैंने नियम बताया था, तो बाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है, या दाएं हाथ की जो हथेली का नियम है, ठीक है, तो हम उन नियम के द्वारा क्या है इसकी दिशा ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने पर हमें प्राप्त होता है, एक मिनट रुको, देखो इसमें जब हम बाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं तो क्या मिलती है हमें दिशा इसकी दाईं ओर मिलती है, यानी कि RHS साइड में मिलती है। ठीक है। अब हमें पता है कि एक की दिशा तो हो गई हमारी बाईं ओर, एक की दिशा हो गई हमारी दाईं ओर। अब सिंपल सी बात है, दोनों बल क्या हो गए हमारे विपरीत हो गए, जो हमारे सी पर लग रहे हैं। तो तब धारावाही, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम इसके कारण इस पे निकालते हैं तो बल की दिशा क्या होती है हमारी, एक तो बाईं ओर होगी, और जब हम इसके कारण इस पे निकाल लेंगे तो क्या होगी दाईं ओर। सिंपल सी बात है। तब धारावाही चालक पर लगने वाला क्या है परिणामी बल, क्योंकि सभी को पता है कि जब एक ही वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं परिणामी लेते हैं, या तो विपरीत कर रहे हो या किसी भी दिशा में कर रहे हो। ठीक है। सभी ने 11th में पढ़ाई है कि जब दो कार्य कर रहे हो और जब विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में क्या होता है हमारा जो क्या है जो सीधी रेखा में होता है वो विपरीत वाला, उसमें से क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो F2 माइनस के क्या हो जाएगा F1। तो यहाँ से F2 की वैल्यू तो हमारे पास इतनी, और जो F1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है इतनी। तो जब हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं, क्योंकि दोनों में से क्या आएगा ये तो कॉमन, तो 6 में से 3 गए, हमारे पास कितना बचेगा 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब हमें पता है कि ये वाला बल दाईं ओर क्या था ज़्यादा, तो इस बल की दिशा भी क्या होगी हमारी दाईं ओर होगी। तो आई होप प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। देखो सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है। ठीक है। सिर्फ लास्ट में आगे क्या है कि जो ये दो बल लगे हुए हैं इनका परिणाम ही निकालना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो हमारा जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप पे जो न्यूमेरिकल सोल्व होते हो कर लेना, ठीक है, और जो उनका सोल्व नहीं होता आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या है कि तारों के लूप PQRS में, ठीक है, दो अर्धवर्ताकार यानी परिपथ बना दिया।
ठीक है। तो केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ज्ञात कीजिए। यानी जो केंद्र दिया हुआ है, सबसे पहले इसने कहा कि दो तो अर्धवृत्त है हमारे पास, और जो केंद्र दिया हुआ है इस केंद्र पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करनी है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये बताओ तुम कि जब हमारे पास क्या है कि कोई भी वर्ताकार हमने मान लिया, चलो ये पूरा ही परिपथ है वर्ताकार, और हमें पता है कि पूरे परिपथ के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी वर्तीय लूप के कारण जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी को पता है ये होता है μ0/2 × I/R। ठीक है, ये होता है। अब सिंपल सी बात है, जब हम क्या है, ठीक है, यानी जब R1, सबसे पहले हम R1 वाला परिपथ लेते हैं। ठीक है, जब हमारा ये क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त के कारण जब हम इसकी जो धारा प्रवाहित है इसके केंद्र पर ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, R1। लेकिन हमें पता है कि ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के कारण हम इसमें क्या है, 1/2 की मल्टीप्लाई और कर देते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त के कारण कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल का क्या होता है, ये हमारा आधा होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। और सभी को पता है कि जब धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो और हम धारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं, तो क्या मिलती है हमें, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर मिलती है। सब मैंने बताया था। तो इसमें दिशा क्या लिखनी है आपको, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, ये B1 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो R1 है, R1 के अर्धवर्तीय भाग के कारण केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और दूसरी बात कि जो हमारी क्या है, ये वाली धारा प्रवाहित हो रही है, इस देखो इस दिशा में जो हमारी क्या है, ये सभी को दिख रही है, सीधा भाग है। ठीक है, इस सीधे भाग के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं तो हमारा जो अल्पांश है, ठीक है, और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो दोनों एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। तो इसी के कारण इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। इसीलिए क्या होता है, हमारा जो dB की वैल्यू मिलती है यहाँ पे, dB की वैल्यू, ठीक है, उसमें जो, ठीक है, तो कितनी मिलेगी, सिंपल सी बात है, साइन 0 का मान कितना होता है, सभी को पता है 0 होता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट अब हम अपने जो हमारा क्या है न्यूमेरिकल है इस पर ही डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले देखो B1 मिल गया, इसी प्रकार क्या करो, B2 सोल्व करो। B2 बराबर भी क्या होगा, 1/2 μ0/2 I/R2, ये मिलेगा हमें। अब सिंपल सी बात है, जब धारा देखो इसमें क्या है, विपरीत दिशा में। अब हमें पता है कि जब धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या होती है, ऊपर की ओर। तो हमें क्या करना है, C पर परिणामी निकालना है, क्योंकि हमारे पास दो दिशा हो गई, B1 की ये हो गई और B2 की ये हो गई। अब जब B1 B2 की दिशाएं विपरीत दिशा में होगी तो सिंपल सी बात है, जब हम परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा, B2, ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, B1 हमारी क्या है, इस दिशा में है, तो ये होगा हमारा B1 माइनस के B2, क्योंकि हमारी क्या है, ये तो हो गई विपरीत दिशा में और ये हो गई हमारी सीधी दिशा में। तो B1 में से क्या कर देते हैं हम, B2 को माइनस कर देते हैं। और यहाँ से क्या है, देखो B1 की वैल्यू रखना, B2 की वैल्यू रखना, तो सोल्व करने पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, B1 की दिशा में। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल न्यूमेरिकल है, आप कर लेना इसको, मैंने आपको सारी सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।